हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के चैप्टर का आज हमारा 5th पीरियड है। इसमें एक पीरियड और कंप्लीट करेंगे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बच्चों, इनको डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी डिफाइन आपको बताऊं मैं, जिसको हम बोलते हैं एज ऑफ पुबर्टी। एज ऑफ पुबर्टी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसके लाइफ में जैसे वो फीमेल अगर है तो 10 इयर्स की एज अटेंड करती है, तो 10 से 12 ईयर के बीच में कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शन करना। सिमिलरली मेल में भी 12 से 14, थोड़ा मेल में लेट शुरू होता है, 12 से 14 इयर्स की एज में जब मेल पहुंचता है, इस पीरियड के बीच में कभी भी इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनिंग करना शुरू कर देते हैं। इसी एज को बोला गया है पुबर्टी। पुबर्टी का मतलब हो गया age in which reproductive organ start functioning. Age in which reproductive organs स्टार्ट फंक्शनिंग, काम करना शुरू करें जिस एज में, दैट एज इज नोन एज पुबर्टी। ये जो है फीमेल में है 10 to 12 ईयर, मेल में है 12 to 14 ईयर्स। इसी एज में काम करना शुरू करते हैं और यहीं से जो है एडोलसेंस एज भी शुरू होती है, किशोरावस्था जिसको हम हिंदी में कहते हैं। एडोलसेंस एज यहां से शुरू होकर के 19 ईयर्स तक रहती है। अब इस बीच में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मेल के भी और फीमेल के भी, स्पेशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, इमोशंस को लेकर के। तो हम पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके सभी पार्ट्स और उसके सारे फंक्शन। ये हेडिंग डाला हुआ है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बच्चों, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो जो मेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज द टेस्टिस। देखिए मैंने ये लेबलिंग किया, ये है टेस्टिस। हमारे बॉडी में एक पेयर में होती है टेस्टिस, एक लेफ्ट में है और एक राइट में। दीज टेस्टिस आर हैंगिंग आउटसाइड द एब्डोमेन बिलो 2 लेग्स। दोनों पैरों के बीच में एब्डोमेन के नीचे की तरफ ये दोनों टेस्टिस हैंगिंग होती रहती हैं, सस्पेंडेड रहती हैं। टेस्टिस क्या है? मेल का सबसे मुख्य मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है टेस्टिस। ठीक, इसका काम क्या है? टेस्टिस के अंदर ही मेल गेमिट बनते हैं जिनको हम स्पर्म कहते हैं। तो पहला फंक्शन हो गया इसका प्रोड्यूस मेल गैमिट नोन एज टेस्टिस, सॉरी टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस मेल गैमिट नोन एज स्पर्म। क्या कहेंगे उसको? स्पर्म। 8th क्लास में आप स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़कर आ रहे हैं, इस तरह का शेप हमने पढ़ा है। दूसरा इसका फंक्शन है प्रोड्यूस हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। ये जो है टेस्टोस्टेरॉन मेल
हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, यही हार्मोन सभी ऑर्गन को फंक्शनिंग करेगा। इसी हार्मोन की वजह से बॉडी में, सारे मेल बॉडी में सभी चेंजेस आते हैं। इसी हार्मोन की वजह से ही स्पर्म भी प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं, पहले नहीं होते हैं। कब होते हैं? इन द एज ऑफ पुबर्टी। किसकी वजह से? सबसे पहले टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस होगा, इसके वजह से। इसी के वजह से मेल में बियर्ड और मुस्टैच की ग्रो होना, ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ sperm, growing mustache and beard, दाढ़ी मूंछों का उगना, और चेंज इन वॉइस, आदमी की आवाज जब एज ऑफ पुबर्टी से, एडोलसेंस के एज से बाहर आता है वो, उस समय धीरे धीरे उसकी आवाज बदल जाती है। और एक्सियल हेयर एंड प्यूबिक हेयर, एक्सियल मतलब बगल में जो बाल उगते हैं वो, और प्यूबिक हेयर का मतलब है हेयर्स ग्रोइंग नियर द प्राइवेट ऑर्गन्स, ग्रोइंग axial and pubic hair। एक्सियल और प्यूबिक हेयर का ग्रो होना, एक्सियल और प्यूबिक हेयर का ग्रो होना, ये इतने टेस्टोस्टेरॉन के हार्मोन मैंने बोल दिया। प्रोड्यूस हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, अब इस काम क्या? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ग्रोइंग मुस्टैच यानी मूछें, बियर्ड दाढ़ी, चेंज इन, यहां कामा करो, चेंज इन वॉइस, आवाज में चेंज आना, ग्रोइंग एक्सियल एंड प्यूबिक हेयर। इन सारे कामों के लिए टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। इसके अलावा यही सारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको हेल्दी भी बनाता है। देखो बच्चों, एक चीज और ध्यान दो, हमारे बॉडी ऑर्गन में जो भी ऑर्गन बाय बर्थ प्रेजेंट हैं, दे आर नोन एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और जो एज ऑफ पुबर्टी में डेवलप होते हैं, दे आर नोन एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो उनको भी मैं लिख देता हूं जरा सा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी माने जो ऑर्गन बाय बर्थ प्रेजेंट है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ऑर्गन्स प्रेजेंट बाय बर्थ। अब इसके लिए याद करने की कुछ ये डायग्राम याद रहते हैं सारे, जितने ऑर्गन इसमें लेबलिंग किए हुए हैं ये सब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस बर्थ से प्रेजेंट है, पेनिस बर्थ से प्रेजेंट है, यूरेथ्रा बर्थ से प्रेजेंट है। ये सारों का फंक्शन मैं बताऊंगा एक एक करके, और ये सारे जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। एग्जांपल 2-3 लिख देता हूं मैं, टेस्टिस, पेनिस, स्क्रोटम, वाश डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, ये सारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब इसके अलावा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ऑर्गन्स which develop at the age of
एज ऑफ पुबर्टी, पुबर्टी की जब एज आए उस समय जो डेवलप होते हैं उनको हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जैसे एग्जांपल के लिए मुस्टैच, बियर्ड, चेंज इन वॉइस, ग्रोइंग, एक्सियल एंड प्यूबिक हेयर। ये सारे जो है प्यूबिक हेयर, एक्सियल हेयर, बियर्ड, मुस्टैच, ये सभी क्या हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि पुबर्टी के एज के बाद में डेवलप होते हैं। बच्चों, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल के बाद क्लियर हो गई होगी आपको। जो जन्म से प्रेजेंट है प्राइमरी, जो एज ऑफ पुबर्टी में डेवलप हो वो सेकेंडरी। एग्जाम्पल मैंने लिख दिए। बच्चों अब देखें, हम चलते हैं टेस्टिस से। टेस्टिस के बारे में मैंने बताया, इट प्रोड्यूसेस स्पर्म। और टेस्टिस के ऊपर देखिए इपिडाइडिमिस। इपिडाइडिमिस इज ए ग्लैंड विच प्रोड्यूस विस्कस स्टिकी फ्लूइड, विस्कस स्टिकी फ्लूइड नोन एज सीमन। 3 ग्लैंड हमारे इसमें देखिए, इपिडाइडिमिस, सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये रही प्रोस्टेट ग्लैंड। ये तीनों का काम एक ही है। तीनों जो है एक विस्कस स्टिकी व्हाइट कलर का फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, जिसका नाम क्या है? सीमन। तो तीनों का रोल मैं लिखता हूं। रोल ऑफ एपिडाइडिमिस और सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। तीनों देखिए, 1 2 3, they all produce white viscous मतलब गाढ़ा, थिक विस्कस स्टिकी फ्लूइड नोन एज सीमन। उसको हम क्या कहते हैं? सीमन। तीनों ग्लैंड का काम एक ही है, एपिडाइडिमिस, ताकि सीमन की कमी ना हो। सीमन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण जो ये टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करेगा मेल गेमिट, उसको न्यूट्रिएंट भी देगा सीमेन, और तैरने के लिए मीडियम भी देगा, फ्लो होने के लिए उसको मीडियम भी देगा, उसको मोबिलिटी भी देगा और न्यूट्रिएंट भी देगा। मैं लिख देता हूं रोल। तीनों ग्लैंड एपिडाइडिमिस, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, they all release white viscous sticky fluid known as semen। सीमेन का रोल क्या है? सीमेन प्रोवाइड मोबिलिटी। देखिए मोबाइल लिखा मैंने, मोबाइल, मोबाइल मतलब चलना एक जगह से दूसरी जगह, मोबिलिटी एंड न्यूट्रिएंट्स टू स्पर्म। जो स्पर्म जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट है, जो टेस्टिस में प्रोड्यूस होगा, उसको तैरने के लिए, उसको चलने के लिए ये फ्लूइड का काम करेगा, उसी में तैरेगा ये। दूसरा, इसी में से न्यूट्रिएंट लेके जिंदा भी रहेगा। तो इन तीनों का रोल हो गया बच्चों। देखो मैंने आपको टेस्टिस का काम बता दिया, एपिडाइडिमिस हो गया, आपका सेमाइनल वेसाइकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया।
माइनर वेसिकल के बारे में बता दूं थोड़ा सा और। जो स्पर्म होगा यहाँ टेम्परेली स्टोर होता है, टेम्परेली स्टोर होता है। जैसे मेल और फीमेल कॉपुलेशन करेंगे तब यहां से एकदम से जो इजेक्ट होगा कौन, सीमेन, जिसमें स्पर्म भी होगा और यहां से होते हुए वो बाहर आएगा। इसके बारे में एक एक करके बताता हूं मैं। बच्चों देखें जरा, टेस्टिस इज प्लेस्ड इन द बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्क्रोटम। एक बार एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में व्हाट इज स्क्रोटम का रोल पूछा हुआ है। स्क्रोटम इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर इन विच टेस्टिस इज प्लेस्ड। इट इज बैग like structure in which testis is placed। इसी थैले में जो है टेस्टिस रखी गई है। अब ये थैला बाहर भगवान ने क्यों बनाया, कारण इसके पीछे हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन स्पर्म का प्रोडक्शन 2 से 3 डिग्री अगर कम टेम्परेचर रहता है बॉडी का तो स्पर्म का प्रोडक्शन अच्छा होता है। इसलिए बॉडी से बाहर सस्पेंड किया है, जिससे इसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 3 to 4 डिग्री कम होता है। तो क्या काम हो गया, इट प्रोवाइड इट कीप 3 to 4 degrees Celsius less temperature than lesser temperature than body temperature of testis। क्यों भाई, for better production of sperm। देखें स्क्रोटम क्या है, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर इन विच टेस्टिस इज प्लेस्ड। और इसका काम क्या है, इट कीप्स 3 to 4 डिग्री लेसर टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस फॉर बेटर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। बढ़िया प्रोडक्शन होगा स्पर्म का अगर बॉडी टेम्परेचर से 3 से 4 डिग्री कम टेम्परेचर रहता है टेस्टिस का। तो इसलिए भगवान ने बॉडी से बाहर निकाल के उसको सस्पेंड किया है मेल के दोनों पैरों के बीच में। ओके बच्चों, तो ये बात हो गई। देखिए अब मैंने बता दिया आपको, स्क्रोटम भी हो गया। अब देखें जरा, टेस्टिस से स्पर्म निकलेगा, ये वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी स्पर्म यानी सीमेन अलॉन्ग विद स्पर्म। स्पर्म कहां से कहां लाएगा, यहां से ला करके ये यूरेथ्रा में लाएगा। यूरेथ्रा भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विच रन्स थ्रू द पेनिस, जो कि पेनिस के थ्रू रन करता है। कौन, ये 2 चीजें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कौन कौन सी, वास्ट डिफरेंस और यूरेथ्रा। उसी में से हो करके यहां से जो है सीमेन जाएगा और थ्रू पेनिस इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर सीमेन इन द फीमेल बॉडी। मेल इसी ऑर्गन का यूज करके फीमेल बॉडी के अंदर पेनिस की मदद से सीमेन को ट्रांसफर करता है। कहां, फीमेल के बॉडी में। तो पहले पेनिस का रोल रखता हूं। इट इज मस्कुलर ऑर्गन which is used to transfer
सीमेन, सीमेन में ऑलरेडी स्पर्म है मान लीजिए, सीमेन का मतलब यहां ब्रैकेट में सीमेन ओब्लिक स्पर्म करते हैं, सीमेन स्पर्म, इट इज यूज टू ट्रांसफर सीमेन स्पर्म इन फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करने के काम में आता है ये स्पर्म। और ईपी बच गया आपका वाश डिफरेंस यूरेथ्रा, वाश डिफरेंस कैरी सीमेन फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा, टेस्टिस को, टेस्टिस से लेकर के ये यूरेथ्रा तक जो है इसको लेकर के आएगा, ये पूरी पाइप जो है यूरेथ्रा है, ठीक। और यूरेथ्रा क्या है, ये लिखना जरूरी था, कैरी सीमेन फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा, इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, किसके जैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूब के जैसा। यूरेथ्रा भी क्या है, ये भी ट्यूब के जैसा, इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर runs through penis and carry semen, इस पेनिस के थ्रू रन करेगा ये यूरेथ्रा, यानी पेनिस के अंदर के बीचों बीच में जो पाइप देख रहे हैं यही है यूरेथ्रा, इस क्या करेगा सीमेन को, ठीक। सीमेन जैसे आएगा यहां से फीमेल बॉडी के अंदर इजेक्ट हो जाएगा। ये बच्चों देखिए मैंने आपको पेनिस क्या है बता दिया, स्क्रोटम क्या बता दिया, टेस्टिस क्या है, इपीडाइडेमिस क्या है, यूरेथ्रा क्या है, वाश डिफरेंस क्या है, सेमाइनल वेसाइकल क्या है, ये सभी ग्लैंड में। यूरिनरी ब्लैडर, इसमें ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर समझ गए, इट स्टोर द यूरिन टेम्परेली, तो इसमें हमेशा यूरिन कलेक्ट होता है और यहां से जैसे ही इसका अमाउंट बढ़ जाता है तो आपको ये रिक्वेस्ट करता है बाहर भेजने के लिए। तो देखिए यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन भी जाता है, सीमेन भी बाहर जाता है। यहां लिख सकते हैं, इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रन्स थ्रू पेनिस एंड कैरी सीमेन, यूरिन, यूरिन भी इसी के थ्रू जाएगा, ठीक है। ये सारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया, सिंपल डायग्राम मैंने लिया, थोड़ा बाकी डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, आपको बनाने में इजी पड़ेगा, आप प्रैक्टिस करोगे बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बच्चों, इन द एज ऑफ पुबर्टी यानी 10 to 12 ईयर में ही डेवलप होना शुरू करते हैं। वहां पर भी प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन्स क्या क्या है, अपन थोड़ा डायग्राम देख लें फिर बताता हूं मैं आपको। फीमेल में जो है बच्चों, ये देख रहे हैं, ये दीवार बड़ी थिक होती है, स्पॉन्जी होती है यूटेरस की।
बच्चों मेन जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, थोड़ा सा इसको यहां ले लें, ठीक, सबसे जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो है ओवरी। क्या नाम है इसका? ओवरी। ओवरी दो है, लेफ्ट और राइट। ओवरी के पास में देखिए ये फनल है, ये क्या कहलाती है? फनल। ओवरी में से एग रिलीज होते हैं और उनको ये फनल कैप्चर कर लेती है और अपने जो पाइप देख रहे हो इसका नाम है फैलोपियन ट्यूब। यहां से एग निकल करके यहां आकर के यही वेट करेगा स्पर्म का, मैं बताता हूं। और ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर आप, दिस इज द यूटेरस, और ये जो है सर्विक्स, सर्विक्स, और ये है वेजाइना। वेजाइना देखिए, खास बात है ओवरी के बारे में बताऊं। ओवरी का रोल पहले समझ लो, फिर बात करते हैं अपन। ओवरी मेन ये मेल फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसका पहला काम क्या है? इट प्रोड्यूसेस एंड रिलीज एग। एग का प्रोडक्शन भी करेगी और एग को रिलीज भी करेगी। एक खास बात बताऊं, फीमेल की ओवरी जो है, जब वो ये फीमेल बेबी होती है अपने माँ के पेट में जब रहती है, उसी समय ओवरी के अंदर जितने एग बनने हैं वो बन जाते हैं। अब आप सोचो, बेबी बर्थ ली छोटी सी, उसके ओवरी में एग ऑलरेडी बने हुए हैं, उनका नंबर फिक्स है। आपको थोड़ी एक प्रोसेस आगे बताऊंगा तो आपको विश्वास हो जाएगा कि सर बात सही कह रहे हैं कि ओवरी में एग का नंबर फिक्स है। और वो जो एग उसके अंदर बने हुए हैं, जब वो एज ऑफ पुबर्टी में आती है तब वो एग मैच्योर होते हैं। बस मैच्योर होकर के एग फिर हर महीने एक एक एग जो है ओवरी रिलीज करना शुरू करते हैं। दूसरा काम है इसका, रिलीज हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन। देखो, एस्ट्रोजन की स्पेलिंग कहीं ओ ई से है, कहीं पर केवल ई से है, दोनों सही है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये दो हार्मोन जो रिलीज होते हैं फीमेल में, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, यही सारे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उनको फंक्शनिंग कराते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं फीमेल में? जितने लेबलिंग किया है सब है, 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो बाय बर्थ प्रेजेंट है फीमेल में, वही सेम डिफाइन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन डेफिनेशन वही रहेगी, ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट बाय बर्थ। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। एग्जांपल में ओवरी, फनल, फैलोपियन ट्यूब, और यूटेरस, सर्विक्स और वेजाइना, ये सारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हैं। और जब फीमेल पुबर्टी के एज पे आएगी तो 3-4 डेवलपमेंट उसके बॉडी में होते हैं, वो कहलाएंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जैसे फीमेल के चेस्ट पे मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड फॉर द फीडिंग ऑफ मिल्क बाय बॉडी बेबी के लिए, फीडिंग के लिए जो मिल्क के लिए मेमोरी ग्लैंड बनती है वो एज ऑफ पुबर्टी में बनती है, दैट इज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर।
दूसरा वहां पर भी एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर का ग्रो होता है उनमें भी। और चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी का शेप भी फीमेल का ज्यादा चेंज होता है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डिफाइन हो रहेगा, ऑर्गन विच डेवलप आफ्टर द एज ऑफ या एट द एज ऑफ पुबर्टी। एग्जाम्पल में क्या दोगे? एग्जाम्पल डायरेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ग्लैंड विच इज यूज्ड फॉर फीडिंग द बेबी। इसके अलावा ग्रोइंग एक्सियल एंड प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर मतलब हेयर नियर द प्राइवेट ऑर्गन्स, ये प्यूबिक हेयर का ग्रो होना। और चेंज इन बॉडी शेप, चेंज इन बॉडी शेप, फीमेल की जो बॉडी का शेप है वो भी इस एज में चेंज होता है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ओके, अब बाकी के ऑर्गन्स की हम बात करते हैं बच्चों। इसमें ध्यान दें, इसका रोल हो गया। फनल क्या करेगी? फनल कैप्चर द एग रिलीज बाय ओवरी। कैप्चर एग रिलीज्ड बाय ओवरी। और फैलोपियन ट्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट बात है फैलोपियन ट्यूब की। फैलोपियन ट्यूब बच्चों ध्यान देना, ये एग जब आएगा तो यहीं पर वेट करेगा एग किसका? स्पर्म का, और यही फर्टिलाइजेशन होगा। तो एक फैलोपियन ट्यूब में एग्जाम में पूछा हुआ 1 नंबर का, इन विच ऑर्गन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फीमेल बॉडी। क्या लिखना? फैलोपियन ट्यूब। ठीक। और एक चीज यहां पे और बता दूं मैं, आगे आएगा टॉपिक, जब सर्जिकल ऑपरेशन होता है फीमेल का पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, तो डॉक्टर इसी फैलोपियन ट्यूब को काट करके गांठें लगा देता है, ताकि इसमें एग आएगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। ये बात का टॉपिक है, पढ़ाऊंगा आपको। चलिए, तो बच्चों फैलोपियन ट्यूब के बारे में लिख लो। इट इज ट्यूबुलर structure in which fertilization of egg take place। एग का फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है, बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब जैसे एग फर्टिलाइज हो गया, अब ये देख रहे हैं यूटेरस, फर्टिलाइज एग यहां आएगा और यहां आकर के इसके अंदर इम्प्लांट हो जाएगा। देखिए पहले वैसे फर्टिलाइज कैसे होगा, जैसे ही मेल क्या करता है, मेल रिलीजेस द एग इन द स्पर्म इन द वेजाइना इन द फीमेल बॉडी। मेल रिलीजेस स्पर्म इन द वेजाइना इन द फीमेल बॉडी। फ्रॉम हियर स्पर्म रन्स, यहां से जो है स्पर्म रन करेगा और जो है कहां पहुंचेगा? एग के पास में। बहुत सारे स्पर्म रन करेंगे, जो भी पहले पहुंच जाएगा इट विल फर्टिलाइज द एग। बाकी सारे स्पर्म क्या होंगे? मर जाएंगे। ओनली वन स्पर्म विल फर्टिलाइज द एग। क्लियर?
और जैसे ही फर्टिलाइज हो गया इट विल मूव इन द यूटेरस, ये यूटेरस में आएगा। ठीक, यूटेरस में क्या होता है देखते हैं। यूटेरस में जब एग आएगा तो जो यूटेरस की बॉल है इट इज स्पॉन्जी, खूब मोटी है, और आकर के यहां पे इम्प्लांट हो जाएगा। जरा इसके बारे में थोड़ी बात बता दूं बच्चों। जैसे ये स्पर्म प्लस एग, इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। इससे क्या बनेगा, ये जायगोट। जायगोट बनते से इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। सेल डिवीजन स्टार्ट होकर के इट विल बिकम द, कई सारे सेल का गुच्छा बन जाएगा। इट इज नोन एज एम्ब्रियो। अब जो ये एम्ब्रियो मूव करेगा आकर के यूटेरस के वॉल में क्या हो जाएगा, इम्बेड हो जाएगा, यानी धंस जाएगा। तो और इम्बेड होकर धंस जाएगा जब, इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन। यूटेरस में, यूटेरस का रोल जो मैं यहां लिख रहा हूं, यूटेरस इट इज बैग लाइक स्ट्रक्चर in which complete development of baby, complete development of baby take place। अब यहीं पर बेबी का पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट होगा। यही जो है एम्ब्रियो जो है किसमें चेंज होगा, फीटस में। फीटस यानी वेरी यंग बेबी, यानी बेबी इन द मदर बॉडी। बेबी इन द मदर बॉडी इज नोन एज फीटस। तो ये जो एम्ब्रियो डेवलप होगा फीटस में, कहां डेवलप होगा, यही यूटेरस के अंदर। लेकिन बच्चों, बेबी को डेवलप होने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और वो न्यूट्रिएंट्स कहां से लेगी, मदर के बॉडी से। और बेबी के बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान बहुत सारे हार्मफुल मटेरियल भी प्रोड्यूस होते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट। उनको बॉडी से बाहर भी निकालना है। तब कैसे निकालेगा बेबी, उसके लिए देखें। यहां देखें, यूटेरस जो है एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है यहां से। ये ऐसा, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। जब मान लीजिए यहां पर दिखाता हूं मैं आपको, ये यहां से वॉल डेवलप होगी ऐसे, और इस तरह से जो है ये इससे जुड़ जाएगी। ये है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, इसका रोल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा क्या है, यहां लिख रहा हूं मैं, इट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर विच कनेक्ट बेबी विद मदर्स बॉडी। बच्चे की जब डिलीवरी होती है तो नाल कहते हैं, नाल काटते हैं। नाल यानी यही प्लेसेंटा, बहुत लंबी होती है। इसी से बेबी यहां से फ्री हो जाता है। जैसे जैसे बड़ा होता है नाल लंबी होती जाएगी, फ्री होकर के यहां रोटेशन करने लगता है। बच्चों, इट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कर लो। ट्यूब लाइक, पाइप के जैसे दिखती है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट बेबी विथ मदर्स बेबी। थ्रू इट दो काम। नंबर 1, बेबी गेट्स न्यूट्रिएंट
न्यूट्रिएंट्स, मदर की बॉडी से बेबी क्या पाएगा? न्यूट्रिएंट्स, गेट्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम मदर्स बॉडी, मदर्स बॉडी, मदर की बॉडी से देखो इतना पूरा लिखना मस्कुल प्लेसेंटा में, इट इज अ मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट बेबी विद मदर्स बॉडी, थ्रू इट बेबी, नंबर वन, बेबी गेट्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम मदर्स बॉडी, और दूसरा इसी के थ्रू बेबी रिमूव वेस्ट इनटू द मदर्स बॉडी, बेबी remove waste into mother's body, मदर के बॉडी में अपने बॉडी का वेस्ट मटेरियल भी डाल देगा और मदर की बॉडी उसको अपने किडनी के थ्रू बाहर निकाल देगी। बच्चों में ध्यान देना, जहां से अटैच होता है ये पूरा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे धंसा रहता है बेबी के, उसमें जो नाभि होती है उस जगह घुसा रहता है, वहीं से सारा न्यूट्रिएंट बेबी रिसीव करता है। क्लियर बच्चों? जैसे मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के बाद में ये बेबी, ये देख एक चीज और दो तीन डिफाइन लिख दूं मैं छोटी छोटी, जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का यूटेरस के वॉल में इम्प्लांट होना, इम्बेड होना कहलाएगा इम्प्लांटेशन। ये डिफाइन छोटी छोटी, इम्प्लांटेशन का मतलब इम्बेडिंग, इम्बेडिंग का मतलब धसना, embedding of embryo in the wall of uterus is called implantation। इसी को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। और यहीं पे बेबी कंप्लीट डेवलप होता है, इसके लिए टाइम लगता है कंप्लीट 9 मंथ। इसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या कहेंगे? गेस्टेशन पीरियड, टाइम इन विच डेवलपमेंट, टाइम बिटवीन कर लो, between fertilization and delivery of baby। जिस दिन से फर्टिलाइजेशन हो गया उस दिन से लेकर के बच्चे की डिलीवरी जब तक ना हो जाए तब तक का टाइम कहलाएगा गेस्टेशन पीरियड। डिलीवरी ऑफ बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। क्या कहलाएगा? गेस्टेशन पीरियड। अब गेस्टेशन पीरियड के बाद में यहाँ देखिए सर्विक्स है, इसी सर्विक्स क्या होगा, डिलीवरी के समय रिलैक्स हो जाएगा, ट्यूब ब्रॉड हो जाएगी और बेबी का डेवलपमेंट इसी के थ्रू, वेजाइना के थ्रू होगा। तो सर्विक्स इज आल्सो नोन एज बर्थ कैनाल। लिखता हूं मैं यहाँ पे, cervix. It is also known as birth canal because delivery of baby
take place through it. इसी के थ्रू जो है बेबी की डिलीवरी होती है, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, बर्थ कैनाल। ठीक है। और वेजाइना का क्या रोल हो गया, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ब्रॉड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच रिसीव द स्पर्म एंड डिलीवरी ऑफ बेबी आल्सो टेक प्लेस। वेजाइना, ब्रॉड ट्यूब लाइक structure which receive sperm from male and delivery of baby also takes place. इसी के थ्रू जो है बेबी का डिलीवरी भी होगा। क्लियर है बच्चों, ये बातें थोड़ी सी मैंने आपको सब क्लियर छोटे छोटे सभी आर्गन के बारे में बता दिया। फीमेल में ध्यान देखना, ये जिस जगह ये ओपनिंग हो रही है वेजाइना की, यहीं पे यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर भी आकर के ओपन होता है और जो यूरिन और बेबी जो है यहीं से पास आउट होंगे। जबकि मेल में सीमेन और यूरिन दोनों को पास होने का रास्ता एक ही है। और एक चीज और बता दूं, अब थोड़ी सी बात कर लेंगे, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तब क्या होगा, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। बच्चों, फीमेल की जो बॉडी है वो हर महीने फीमेल की ओवरी जो है, कोई एक ओवरी, आइदर ऑफ द ओवरी रिलीज वन एग, एक ही एग रिलीज करती है। ठीक, एक बेबी का जन्म होता है, एक ही एग फर्टिलाइज होता है। समटाइम्स बोथ ऑफ द ओवरी रिलीजेज एग, तो दो एग फर्टिलाइज हो गए तो क्या होगा, दो बेबी डेवलप होंगे, तो उसको बोलते हैं ट्विंस। लेकिन दो अलग अलग ध्यान दो, एक प्लस स्पर्म और ये अगर दोनों डेवलप होते हैं बेबी में अलग अलग, तो ये कहलाएंगे फ्रैटर्नल ट्विंस। दो एग फर्टिलाइज हुए तो ये एग है और ये क्या, जायगॉट, ये भी और ये भी। अगर दो जायगॉट बने फीमेल के बॉडी में तो दो बच्चे जन्म लेंगे। दोनों या तो मेल हो सकते हैं, दोनों या तो फीमेल हो सकते हैं, या एक मेल होगा एक फीमेल होगा, लेकिन वो बहुत शकल से एक जैसे नहीं होंगे, इसलिए इनको हम बोलते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस। लेकिन कई बार क्या होता है फीमेल बॉडी में, मान लीजिए ये एग है प्लस ये स्पर्म है, दोनों ने बना दिया जायगॉट। अब जायगॉट जो है, जो एम्ब्रियो बना रहा है वो इस तरह से एम्ब्रियो बन जाए, दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। देखिए ये धीरे धीरे दोनों सेपरेट हो जाएं, ये दो एम्ब्रियो हो गए। अब क्या होगा, इनका जायगॉट एक ही है, दोनों एम्ब्रियो का जायगॉट एक ही है। ये एम्ब्रियो, ये कहलाएंगे, ये जो दोनों बच्चे बनेंगे या तो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा एक मेल हो एक फीमेल हो। और ये दोनों शकल से, हाइट से, नाक नक्शा से हुबहू एक जैसे होंगे। सो दे आर नोन एज आइडेंटिकल ट्विंस। इनको क्या बोलते हैं, अब आपको समझ आ गया फ्रैटर्नल ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस। ये बच्चे ज्यादा पूछते हैं। एक ही जायगॉट से अगर दो बेबी बने
तो आइडेंटिकल ट्विंस। अलग अलग जायगार्ड से दो बेबी बने तो वो फ्रेटर्नल ट्विंस। अलग अलग जायगार्ड से बनेंगे तो दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, या एक मेल एक फीमेल। और दोनों अगर एक ही जायगार्ड से बनेंगे तो 100% दोनों या तो मेल होंगे, दोनों या तो फीमेल होंगे। ये हूबहू एक जैसे होंगे। क्लियर बच्चों? एक छोटी सी बात रह गई, व्हाट विल हैपन इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा। क्वेश्चन आया एग्जाम में ये भी। मान लीजिए अगर एग को स्पर्म नहीं मिला तब क्या होगा? स्पर्म विल डाई, मर जाएगा। और ये जो यूटेरस की वॉल है इट विल ब्रेक डाउन, टूट जाएगी, शेड ऑफ, टूट जाएगी। इसके अंदर रिचली ब्लड वेसल्स हैं, अंदर से नई दीवार बनना शुरू हो जाएगी, पुरानी दीवार टूट जाएगी। और द वेस्ट ऑफ द वॉल एंड एग comes out from the female body for 3 to 5 days. This is known as menstruation. क्या कहेंगे इसको? menstruation. menstruation का मतलब हो गया, इसको एक सेंटेंस में लिख सकते हैं और पूरा लिखना पड़ेगा। when egg is not fertilized, it will die, मर जाएगा। and old wall of uterus shed off, shed off का मतलब टूट जाना, ब्रेक डाउन, ब्रेक। old wall shed off along with blood vessels, इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके साथ में ये टूटता है। when egg is not fertilized it will die and old wall of uterus shed off along with blood vessels. These waste come out from female body through vagina, vagina के through, in the form of bleeding, in the form of bleeding for 3 to 5 days. 3 से 5 दिन तक जो है ये वेस्ट बाहर आता रहेगा। दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, इसी को कहते हैं हम लोग मेंस्ट्रुएशन। दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, इसी को हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन की बात क्लियर होगी। अब जैसे मेंस्ट्रुएशन अगर हो गया तो नई दीवार अंदर से बनना शुरू हो गई और पुरानी दीवार निकल जाएगी। फिर से नई दीवार जब बनेगी, ये 28 डेज लगेगा इसको कंप्लीट होने में, और फिर से जो है वापस मेंस्ट्रुएशन होगा अगर एक फर्टिलाइज नहीं होगा। अगर एक फर्टिलाइज हो गया तो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाएगा अगले 9 मंथ के लिए। 9 मंथ के बाद जैसे बेबी की डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद फिर से नई दीवार बनेगी, और एक फर्टिलाइज हो गया तो बेबी का डेवलपमेंट होगा। अगर नहीं हुआ एक फर्टिलाइज, फिर से दीवार टूटेगी और बाहर आएगी। ठीक, जैसे ही मेंस्ट्रुएशन हुआ है, मेंस्ट्रुएशन के ठीक 14 डेज बाद ओवरी विल रिलीज द ओवा। दिस इज नोन एज ओवुलेशन। क्या कहलाएगा? ओवुलेशन। 2-3 डिफाइन और लिख लो बच्चों। Releasing egg by ovary is called ovulation.
तो ओवुलेशन कब होगा? आफ्टर 14 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन. इट occurs after 14 days of menstruation. और 14 डेज बाद मेंस्ट्रुएशन के बाद एग रिलीज हुआ, यहाँ आया, तो 14 डेज के बाद 15, 16, 17, 18 4 दिन तक ये यहाँ किसका वेट करेगा? स्पर्म का. अगर इसको स्पर्म मिल गया है 18 डेज में, तब ये फर्टिलाइज हो जाएगा, बेबी का डेवलपमेंट होगा. और स्पर्म नहीं मिला तो ये मर जाएगा. और फिर जो है अगले 4-5 दिन के दौरान ये दीवारें टूटेंगी, नई दीवार अंदर से बनना चालू होगी और ये बाहर पूरा वेस्ट रिमूव होगा. तो फिर से वापस आफ्टर 14 डेज ऑफ ओवुलेशन again menstruation take place if egg is not fertilized. अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ओवुलेशन के 14 दिन बाद, आफ्टर 14 डेज ऑफ ओवुलेशन, ओवुलेशन के 14 डेज बाद क्या होगा? फिर से मेंस्ट्रुएशन होगा. अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो, अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो ओवुलेशन मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा. क्लियर? ये दोनों प्रोसेस अल्टरनेट चलती रहती है, मेंस्ट्रुएशन ओवुलेशन. इसके 14 डेज बाद मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुएशन के 14 डेज बाद ओवुलेशन. इसलिए एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन का टाइम 28 डेज माना गया है. क्लियर? बच्चों, फीमेल में जैसे ही फीमेल एज ऑफ पुबर्टी पे पहुंचती है, पहली बार जो उसके लाइफ में मेंस्ट्रुएशन होता है, कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज मिनार्क. कमेंसमेंट का मतलब स्टार्ट ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन. एट द एज ऑफ पुबर्टी इज कॉल्ड मिनार्क. पहली बार गर्ल्स की लाइफ में पहला मेंस्ट्रुएशन जो शुरू होगा उसका नाम दिया गया है मिनार्क. ठीक? साउथ में इसको एज ए फेस्टिवल के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, अच्छा बनाते हैं, अच्छा खाते हैं और खुशियां मनाते हैं. और फीमेल में ये मेंस्ट्रुएशन ओवुलेशन कब तक चलेगा? एट द एज ऑफ 50 ईयर्स. 50 साल के बाद में गिनती के जो एग हैं वो खत्म हो जाते हैं. खत्म हो जाते हैं तो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप परमानेंटली. दिस इज नोन एज मेनोपॉज. मेनोपॉज मतलब परमानेंट स्टॉपेज ऑफ menstruation at the age of 50, 45 to 50, 45 to 50 years of female is called menopause. Menopause ये डिफाइन बड़ी इंपॉर्टेंट बच्चों. जैसे ही फीमेल 45 से 50 साल की होगी उसका मेंस्ट्रुएशन परमानेंट बंद हो जाएगा, यानी शी इज अनेबल टू फॉर रिप्रोडक्शन. और फर्दर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती. लेकिन मेल कैन प्रोड्यूस स्पर्म थ्रू आउट हिज लाइफ, सो ही इज एबल फॉर रिप्रोडक्शन टिल हिज डेथ. जितना भी बूढ़ा हो जाए अगर वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है पूरे जीवन भर तो रिप्रोडक्शन के लायक है. बच्चों, इस टॉपिक में जितनी छोटी छोटी बातें थी मैंने सब बता दिया. ओके बच्चों, हैव ए गुड डे.